नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं प्रांशु जी। प्रांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में बिगुल फूंक चुका है और जिस तरीके से शिवसेना का कब्जा रहा है 3 दशकों से, उसको तोड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी की एंट्री होती है। उसके बाद से तस्वीरें बदल जाती हैं। लेकिन अब कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे के गुट में नाराजगियां भी चल रही हैं वगैरह वगैरह। उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल की रुख करते हैं कि जो शिवसेना का जो मेन मैटर फंसा हुआ है कोर्ट में, उसमें और बीएमसी चुनाव में क्या कनेक्शन है, किसका खेल बिगड़ेगा, वकील क्या कह रहे हैं, इन्हीं बातचीत पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रांशु जी, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि बीएमसी चुनाव में आप किसको देख रहे हैं, कौन किसके जीतने के चांसेस हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी आपका। जैसा कि आपने यहाँ पर तमाम जानकारियां दी हैं, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर बीएमसी चुनाव के बारे में, तो फिलहाल देखा जाए जिस डंके की चोट पर एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी एक विधायक की हार होती है तो वह राजनीति भी छोड़ देंगे। तो डंके की चोट पर इतना बड़ा ऐलान करना, तो जाहिर सी बात है, आप समझ ही सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से रणनीति देखने को मिलेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि बीजेपी और शिंदे गुट बीएमसी चुनाव में साथ में उतरेंगे और आगामी बीएमसी चुनाव जो है वो अक्टूबर के महीने में होने थे, लेकिन अब साल 2023 में होंगे। तो ऐसे में अब सरकार को और भी ज्यादा वक्त मिल चुका है और जिस तरीके से हमने देखा कि महीने भर में बिना मंत्रिमंडल के गठन के शिंदे ने जिस तरीके से यहाँ पर जो आदेश पारित किए थे वो 700 से अधिक रहे थे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं जो हिंट मिल चुकी है हमें, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि एकनाथ शिंदे यहाँ पर किसी की भी जीत नहीं होने देंगे। वह खुद की सरकार को आगे बढ़ाते हुए आगे भी नजर आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात जो है। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं कोर्ट के मसले पे आऊँ, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि बीएमसी चुनाव में जो मजबूतियां हैं, जो जीत का बरकरार जीत जिस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, क्या उसको बरकरार रख पाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाने के बाद क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा बीएमसी के चुनाव में? क्या उद्धव ठाकरे कोई बदलाव करेंगे या उनके जेहन में किस तरह के सवाल चलेंगे कुर्सी हटने के बाद, क्योंकि विधानसभा से छिन गई है? बीएमसी चुनाव में जो उनका दबदबा, क्या वो बरकरार रहेगा? देखिए, जिस तरीके से बीएमसी चुनाव में उनका दबदबा रहा है और भी जो चुनाव हुए हैं उसमें भी उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी भी है। तो मुझे नहीं लगता जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावे किए, देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने मुलाकात की, जो चर्चा हुई थी देवेंद्र फडणवीस के घर जब वह मुंबई दौरे पर रहे थे, उस दौरान यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर फैसले लिए गए हैं और अमित शाह लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस वक्त राज्यों के दौरे कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे को जिस तरीके से वह चुनौती देते हुए नजर आए हैं, और उद्धव ठाकरे खुद यहाँ पर तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का, चुनाव आयोग का फैसला आना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इशारा ये मिल रहा है कि उद्धव के पक्ष में ही फैसला आएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने जो रणनीतियां बनाई है उसके मुताबिक देखा जाए तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अब भी पिछड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनका गुट जो है वह काफी कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा ही पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि एनसीपी जो है वह भी यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एनसीपी में भी हम यहाँ पर दरार देख रहे हैं। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर शरद पवार का जो गढ़ कहा जाता है बारामती, उस पर भी अब बीजेपी यहाँ पर लगातार निशाना साधती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने नाम करना चाहती है। तो ऐसे में देखा जाए, जाहिर सी बात है, आने वाले समय में यहाँ पर बीजेपी की जो रणनीतियां हैं वो काफी ज्यादा सफल होती हुई दिखाई दे सकती है। क्या लगता है बीएमसी चुनाव से पहले ही कोर्ट के फैसले आ जाएंगे, और अगर नहीं आते हैं तो फिर किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और किस तरह से देख रही हैं आप? कपिल सिब्बल के दलील को भी देख रही हैं, एकनाथ शिंदे के गुट के भी वकील के दलील को देख रही हैं। क्या लगता है चुनाव से, क्योंकि आपको जब इससे पहले वाला वीडियो मैं डिबेट सेशन आपके साथ कर रहा था, आपने कह रही थी कि होल्ड पे करने की भी मांग की जा रही थी, तो क्या बीएमसी के चुनाव से पहले फैसले आ जाएंगे या फिर कुछ मसला फंसेगा? देखिए, कायदे से तो यहाँ पर बीएमसी चुनाव से पहले ही फैसला आना जरूरी है, क्योंकि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा जाएगा और उद्धव ठाकरे नहीं चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे धनुष बाण जो चुनाव चिन्ह है शिवसेना का उस पर चुनाव लड़े। तो इसी वजह से वह चुनाव आयोग तक पहुंचे थे, लेकिन जब उन्हें तसल्ली नहीं मिली तो वह सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे। तो फिलहाल देखा जाए बीएमसी चुनाव को लेकर जिस तरीके से रणनीतियां तेज है, चर्चाएं हो रही हैं, उसके बीच हम सभी ये भी देख रहे हैं आसिफ जी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपना फैसला सुरक्षित रखने को कहा है। और इस फैसले पर अगर गौर किया जाए, कपिल सिब्बल के बारे में जैसा कि आपने बात कही, तो उन्होंने कहा था कि शिंदे गुट को या तो यहाँ पर अब अपनी पार्टी का गठन कर लेना चाहिए या फिर बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए, जिससे कि उनके
उनके लिए आने वाले जो चुनाव होंगे वो आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो शिवसेना जिस तरीके से दो गुटों में बटी हुई है, अवैध सरकार करार दे दिया गया है एकनाथ शिंदे को, तो ऐसे में कपिल सिब्बल ने यहाँ पर यह भी मांग रखी है कि चुनाव आयोग को अपना फैसला सुरक्षित कर लेना चाहिए, होल्ड पर रखना चाहिए, अभी उन्हें अपना आदेश नहीं देना चाहिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाए। तो इस बात से जाहिर होता है कि बीएमसी चुनाव पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है कि अगर बिना चुनाव चिन्ह के कोई भी चुनाव लड़ता है तो यहाँ पर क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ उद्धव के लिए भी बहुत ही बड़ी चुनौती हो जाएगी। बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन एक सवाल जो बहुत अहम है प्रांशु जी, कि आपने देखा कि अमित शाह जी पहली बार एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद वो गए मुंबई, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। उससे पहले थोड़ी सी नाराज़गी की खबरें आई, शिंदे गुट के विधायकों के बीच में ट्वीट आया, नाराज़गी भरा, फिर डिलीट भी किया गया, उद्धव ठाकरे की तारीफ भी की गई। उसके बाद शायद ये उम्मीद की गई कि अमित शाह जी के जाने के बाद शायद वो तस्वीरें या फिर वो नाराज़गियाँ दोनों गुटों के बीच से बाहर नहीं आएंगी। लेकिन फिर एक खबरें आ रही हैं, सुनने को मिल रहा है कि विधायक फिर से नाराज़ चल रहे हैं। अमित शाह जी के जाने के बाद फिर से ये तस्वीरें आना अमित शाह के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं, क्योंकि वो लगभग तमाम समस्या को दूर ही कर देते हैं। देखिए, फिलहाल देखा जाए जिस तरीके की तस्वीरें हम सभी देख रहे हैं तो दूसरे मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, क्योंकि पहले मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चाएं ये तेज थी कि जो विधायक जो पद की लालसा लेते हुए शिंदे के समर्थन में उतरे हैं, कहीं ना कहीं वह एक बार फिर से मातोश्री लौट सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि उनको पद की लालसा रही। तो पहले मंत्रिमंडल के गठन में कितने मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, जैसा कि हम सभी बता ही चुके हैं। लेकिन अब दूसरे मंत्रिमंडल का जो गठन होने को जा रहा है उसमें भी यहाँ पर महिला नेता जो हैं उनको जगह दी जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रिया सुले के उस बयान का जवाब दिया था। तो दूसरे मंत्रिमंडल का गठन अब शायद सितंबर के अंत में हो सकता है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर शायद उस मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है। तो इस वजह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दरार आती हुई नजर आ सकती है। अगर यहाँ पर जिस तरीके से नाराजगी जाहिर की थी कुछ नेताओं ने, उद्धव ठाकरे के समर्थन में वह ट्वीट करते हुए भी दिखाई दिए थे, तो इसी वजह से नाराजगी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। और अमित शाह ने जिस तरीके से रणनीतियां बनाई होंगी, अगर अंदरूनी सूत्रों की माने तो यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से तमाम विधायकों को जिम्मेदारी भी सौंपी है लोकसभा चुनाव के लिए, तो उसको देखते हुए भी शायद यहाँ पर कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और देखना होगा कि वाकई में जो है जिस तरीके से जिस सवाल पे हम और प्रांशु जी ने चर्चा भी किया, क्या वाकई में वो जो मुसीबतें हैं क्या वो दूर हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखते हैं कि आगे आखिर क्या कुछ होता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।